बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर कंटिन्यू किया है नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक कल डिस्कस किए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक कल हम लोगों ने पढ़ रखा था। हम लोग जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कभी स्टार्ट हुआ था बेटा, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी 1920 से, बट उसकी स्टार्टिंग मानते हैं कि 1921 से लेकर के 5 फरवरी और 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंटिन्यू किया था। हम लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक्सीडेंट हुआ, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने ये कहते हुए वापस कर दिया, विड्रॉ कर दिया कि नाउ हिज मूवमेंट इज लीडिंग टुवर्ड द वायलेंस। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी हमको और ज्यादा जरूरत है अपने सत्याग्रहियों को मोर ट्रेनिंग की जरूरत है। दे आर रिक्वायर्ड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अहिंसा। दैट्स व्हाई ही हैज withdrawn टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि स्वराज का मतलब सबके लिए क्या था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट हमने गांधी जी के प्रपोजल तो पढ़ लिए थे कल। गांधी जी ने प्रपोजल रखा था कि स्टूडेंट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रपोजल रखा कि अगर आप पॉसिबल है तो यू शुड कम इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स and participants as a freedom struggles, and if not possible then you should withdraw your name from the British schools and should take admission in the nationalist schools opened by the Indian people. And he has also requested to the publics that they should also boycott the foreign materials and should also boycott to the British court and also foreign goods, all many things. So these were the proposals which were made by Mahatma Gandhi. But what was the impact of the non-cooperation movement in the countryside as well as in the rural area, village area and in city side? तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसका एक इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि असम की एक इंसिडेंट देखेंगे, और वहां पर एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्वेश्चन आया करता है कि व्हाट इज लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है बच्चों, लैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में आपको बता दूं। लैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था वो लैंड इमिग्रेशन एक्ट जो आया बेटा वो 1859 में आया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया एक्ट था, और ये स्पेशली उन लोगों पर इम्प्लीमेंटेबल था जो चाय के बागानों में करने वाले वर्कर थे। अब हम लोगों को ये समझना है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द स्वराज फॉर देम। बेटा, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि द डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट आल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा आप लोगों ने डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, मिस्टर पार्थोस सर ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा। तो वैसे बेटा स्वराज का मतलब भी काफी डिफर था पर्सन टू पर्सन के लिए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि नेशनलिज्म तो यहाँ कंट्री आता है, और कंट्री की गवर्नमेंट को फ्रीडम गिर गई, कंट्री की सेल्फ गवर्नमेंट, कंट्री के लोग ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें, इसे ही स्वराज कहते हैं। नॉर्मली हम यही समझते हैं, बट उस समय के हिसाब से बेटा स्वराज वाज आल्सो डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेसिकली तो उस समय मेन पर्पज था हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी गेन करना, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बेटा स्वराज कैसे डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, तो वो हम दिखा रहे थे आपको लैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू। लैंड इमिग्रेशन एक्ट था क्या बच्चों? इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लेबर के साथ साइन किया था जो लेबर चाय के बागानों में टी प्लांटेशन फील्ड में वर्क करते थे, और उनसे कांटेक्ट करवाया जाता था। दैट वाज कॉन्टैक्ट द लेबर्स हु हैज साइन टू द लैंड इमिग्रेशन एक्ट। दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर होम्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। यानी जो चाय बागान के मालिक होते थे बेटा, चाय बागान के जो मेन मालिक होते थे, द मोस्ट ओनर्स ऑफ द प्लांटेशन फील्ड ऑफ द टी प्लांटेशन फील्ड के जो मेन ओनर्स होते थे, या जो इंडस्ट्रीज के मेन ओनर्स होते थे, वो बेटा अधिकतर ब्रिटिशर्स होते थे। ब्रिटिशर्स वर
तो हम लोग जानते हैं बेटा उस समय चाय का जो बिजनेस था, चाय का जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा फेमस था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बोस्टन टी पार्टी ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जब रिवॉल्ट पढ़ा जाता है तो वहाँ बोस्टन टी पार्टी की एक घटना पढ़ी जाती है, तो वहाँ इंडियन चाय को ही फेंका जाता है बच्चों समुद्र में और उसी का रिवॉल्ट होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब इंडिया का जो टी थी वो वर्ल्ड लेवल पर फेमस थी और ब्रिटिशर्स इस पर एकाधिकार किए गए थे, वही लोग इसका ट्रेड करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। तो उन लोगों ने बेटा इंडिया के लेबर के साथ एक एक्ट साइन किया और वो ये था कि इफ द वर्कर्स, इफ द पर्सन्स इज गोइंग टू साइन द लैंड इमिग्रेशन एक्ट, देन अब वो एक तरीके से बंधुआ मजदूर जैसे हो गए थे ना, वो बाउंडेड लेबर्स बन गए थे और विदाउट अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बिना अब बच्चों को अपने घर भी नहीं जा सकते थे। तो वो एक तरीके से बंद गए थे। कब से बेटा? 1859 से। 1859 में हमारा लैंड इमिग्रेशन एक्ट इंप्लीमेंट होता है और 1859 से दे वर रिस्ट्रिक्टेड, दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर होम विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स वर नॉट गिविंग परमिशन टू देम टू गो देयर होम। तो इस तरीके से बच्चों उनके लिए अगर पूछा जाए कि उनके लिए व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर देम, तो उनके लिए स्वराज का मतलब था, द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर देम वाज अलाउड टू गो देयर होम्स, मतलब उनको घर जाने की आजादी दे दी जाए, यही उनके लिए बेटा स्वराज का मतलब था। दिस वाज द मीनिंग ऑफ द स्वराज फॉर देम। तो क्वेश्चन आता है कि नॉन पर्सनल मूवमेंट के बारे में जब उन्होंने सुना तो बेटा असम ये स्पेशली हम असम की बात कर रहे हैं क्योंकि असम में ही बेटा इंडिया का सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट असम है। तो असम के जब लेबर्स ने सुना जो कि लैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू बाउंडेड थे टू वर्क अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर होम्स, उन लेबर्स ने जब सुना अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में सुना, फ्रीडम के बारे में सुना, तो उनको लगा कि फ्रीडम हैज कम मींस दे आर नॉट अलाउड टू गो देयर होम विदाउट टेकिंग द परमिशंस। अब वैसे तो परमिशन मांगते भी थे तो ब्रिटिशर्स उन्हें कभी परमिशन नहीं देते थे टू गो देयर होम। तो इस वजह से अब उनको लगा कि मतलब ये स्वराज का मतलब है, फ्रीडम का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि अब गांधी जी ने हम सबको फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया कि अब हम लोग अपने घर जा सकते हैं। और इस तरीके से बच्चों वो लेबर्स विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी परमिशन, उन्होंने परमिशन लिया नहीं, उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया बच्चों, परमिशन नहीं लिया और वो अपने घरों को चले गए फ्रॉम द टी प्लांटेशन को छोड़ करके, टी प्लांटेशन फील्ड को छोड़ करके बच्चों वो अपने घरों में चले गए और उनको लगा कि अब देयर इज नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स बिकॉज नाउ फ्रीडम हैज कम एंड महात्मा गांधी हैज डिक्लेयर्ड दैट नाउ फ्रीडम हैज कम एंड वी शुड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वी शुड आल्सो नॉट follow to the British law. That's why the reason they now started to move their homes. Many of them were captured by the Britishers on the way. और कहा जाता बेटा उस समय रेलवे ने हड़ताल भी कर दिया था तो अधिकतर बेटा अपने घरों में नहीं पहुंच पाए और बाद में उन्हें जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ करके घसीट करके बहुत ज़्यादा पेनलाइज किया गया और जबरदस्ती फिर से प्लांटेशन फील्ड में लाया गया और फिर से उन्हें ज़्यादा क्यूलनेस के साथ उनके साथ बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स बिहेव करने लगे और उन्हें जबरदस्ती फिर से प्लांटेशन फील्ड में वर्क करने के लिए उन्होंने प्रेशराइज कर दिया, मतलब बाउंडेड कर दिया। तो इस तरीके से दे वर बाउंडेड बिकॉज दे हैव साइन टू द लैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू एक साइन कर रखा था और बाय दैट एक्ट दे वर नाउ बाउंडेड टू वर्क अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द टी प्लांटेशन फील्ड एंड विदाउट द परमिशन ऑफ Britishers they were not allowed to go their homes. In this way we are seeing that the meaning of Swaraj was differing from person to person and the meaning of Swaraj for those workers workers of the Assam after the tea plantation was to allow them to go their homes. उनको अपने घर जाने की आज़ादी दे दी जाए, यही फ्रीडम थी उनके लिए। तो इस तरीके से जो ये इम्पोर्टेंट है। What is Land Immigration Act? According to this act, the persons, the laborers who were signed to this act, they were now bounded to work in the tea plantations accordingly to the Britishers, according to British British owners, and they have to work just like as a bounded labor under Britishers. तो ये लैंड इमिग्रेशन एक्ट और फिर व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द टी प्लांटेशन वर्कर। तो द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर टी प्लांटेशन वर्कर वाज टू परमिशन या अलाउ टू देम टू गो देयर होम्स। दिस वाज द मीनिंग ऑफ द दिस वाज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम फॉर या दिस वाज द मीनिंग ऑफ द स्वराज फॉर देम। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कहते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा। इसके बाद बच्चों आता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द विलेज एरिया।
क्या क्या हमें पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द विलेज एरिया। तो बच्चों विलेज एरिया के हम क्वेश्चन आज भी देखते हैं और जब उस समय भी देख रहे थे तो विलेज एरिया में बेटा ब्रिटिशर्स का कम इंटरफियर होता था। विलेज एरिया में बच्चों मोस्टली जो इंटरफियर होता था वो लैंड लॉर्ड्स लोगों का होता था। लैंड लॉर्ड्स जो होते थे या जो जमींदार होते थे उनका इम्पैक्ट होता था। बच्चों जमींदारों के बारे में बता दूं कि बेटा कई गांव के जो जमींदार होते थे वो गांव का रेवेन्यू खुद से ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, एक तरीके से ठेका ले लेते थे, कितना अमाउंट हम देंगे और इसके बाद हम फ्री हैं, हम अलाउड हैं कि हम अपने लेवल से उस एरिया पे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ये होता था बेटा उस समय के हिसाब से जिम्मेदारी सिस्टम। तो ये इन लोगों से, ताल्लुकदारों से, जिम्मेदारों से वहां की पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान थी बेटा, क्योंकि ये लोग क्रूल से भी क्रूल एनएस के साथ बिहेव करते थे टू कलेक्ट द लैंड टैक्स एंड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा निगेटिव बिहेव करते थे बच्चों उनके साथ और बहुत ज्यादा उनके साथ क्रूलनेस से पेश आते थे। और तो इस तरीके से वो जो गांव के फार्मर थे वो इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान थे। इस वजह से जब इन्होंने गांव के लोगों ने, कहा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को कम बट जमींदारों को या जो ओनर्स थे या जो क्या कहते हैं लैंड लॉर्ड थे उनके ऊपर उनका अटैक बढ़ जाता है बच्चों। वो लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उनको लगता है कि इन्हीं से फ्रीडम हमें मिल जाए, तो यही हमारे लिए इंडिपेंडेंस है, यही हमारे लिए फ्रीडम है। तो बच्चों इस वर्क के लिए ब्रिटिशर मतलब फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए गांव में एक अवध किसान सभा, बेटा ये यूपी के बारे में हम खासकर बात करते हैं कि गांव में अवध किसान सभा, क्योंकि अवध हम यूनाइटेड स्टेट प्रोविंशियल, जो आज हम यूपी है इसे ब्रिटिश टाइम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ प्रोविंशियल कहा जाता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अवध कहा जाता था, प्रोविंशियल एक अवध के नाम से जाना जाता था इसको। तो उनका तो अवध के एरिया में बच्चों बाबा रामचंद्र यादव के साथ जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के गांव पर जाकर के किसानों के बेटरमेंट के लिए, किसानों के प्रोग्रेस के लिए, बेटरमेंट के लिए किसान मतलब अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया जाता था और कहा जाता था कि एक महीने के अंदर 300 समथिंग अवध